नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब यहाँ पर रोहित मारवा को स्वाति की गुफा में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब रोहित को होश आता है तो रोहित सीधा ही स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि आप कौन है और मैं कौन हूँ, और वो पैनिक करने लग जाता है। तभी स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा को उसके लिए एक डिप्रेसिंग के लिए एक इंजेक्शन तैयार करने के लिए कहती है और बूढ़े बाबा भी उसे लगा देते हैं। उसके बाद रोहित फिर से बेहोश हो जाता है। अब स्वाति मल्होत्रा भी यही सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा जल्दी से अपनी गुफा से बाहर आकर अब सामने बैठे हुए अपने गरुड़ को देखकर उससे कहती है कि जाओ उनके पास जाओ और जाकर उनसे पूछो कि आखिर क्या मिल गया उन्हें रोहित की याददाश्त लेकर। अब मैं अनिका को क्या ही जवाब दूंगी। अरे जब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी और जब वो मुझसे रोहित के बारे में पूछेगी तो मेरे पास तो कोई सबद ही नहीं होगा उसे कुछ भी बताने के लिए कि आखिर किंग ने ये सब क्यों किया है, क्योंकि मेरी बेटी ने तो मुझ पे यकीन किया था। स्वाति की ये बात सुनकर अब गरुड़ अपनी उड़ान भरने लगता है और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा परेशान होकर बस उस गरुड़ को ही जाता हुआ देख रही थी। बूढ़े बाबा ने भी स्वाति मल्होत्रा को इतना परेशान होता हुआ देखकर अब उससे पूछा, मैडम क्या हुआ है, रोहित बाबा ठीक तो है ना। बूढ़े बाबा के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो ठीक होकर भी ठीक नहीं है, क्या बताऊं मैं, मेरे पास तो अब कोई सबद ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभी किंग के पैलेस में किंग अपने रूम में आज बालकनी में खड़े थे। आज काफी वक्त के बाद वो इस तरह से रोहित से बात कर रहे थे। आज काफी सुकून मिला था उन्हें, लेकिन रोहित के सवालों ने उन्हें बिल्कुल ही परेशान कर दिया था, क्योंकि वो भी उसी सुकून से अभी वो उन्हीं बातों को याद कर रहे थे। जब वो रोहित से मिले थे तो उन्हें रोहित से मिलकर कितना ही अच्छा लगा था। उन्होंने कैसे रोहित को बिल्कुल पास से देखा था और कैसे उसके सिर पर हाथ रखा था, उसी स्पर्श को वो अब महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन यादों में उसे जब ये याद आया कि रोहित ने कैसे ही उससे सवाल पूछे थे, उससे अब वो भी परेशान हो गया था। यहाँ पर किंग अपनी खिड़की के पास खड़े होकर यही सोच रहे थे कि तभी उनकी नजर अब आसमान में उड़ रहे उस स्वाति मल्होत्रा के गरुड़ पर जाती है, जो अब किंग के पास आ रहा था। गरुड़ भी अब जल्दी से आकर किंग की वहां पर विंडो के पास बनी रेलिंग पर बैठ गया था। किंग ने जब गरुड़ की आंखों में देखा तो जब दोनों का ही आई कांटेक्ट हुआ तो उसने स्वाति मल्होत्रा का सवाल अब उस गरुड़ ने उसे दे दिया था और किंग ने भी उसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया था। स्वाति मल्होत्रा के सवाल के जो गरुड़ ने देखा था वो भी किंग को बता दिया था। ये सुनते ही अब किंग शॉक हो गया था। अब वो गरुड़ से पूछते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी पूरी याददाश्त भला कैसे जा सकती है। अपने इन्हीं ख्यालों में अब किंग यही सोच रहे थे कि ये लड़का शायद कोई खेल तो नहीं खेल रहा है ना मेरे साथ, क्योंकि मैंने जो उसे इंजेक्शन दिया था वो इसलिए नहीं था कि उसकी पूरी की पूरी याददाश्त चली जाए। अब तो मुझे शक हो रहा है कि जरूर वो मुझसे कोई खेल खेल रहा है। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि उसकी पूरी ही याददाश्त भला कैसे जा सकती है, क्योंकि मैंने तो उसकी डोज इतनी की ही नहीं थी। न जाने कितनी ही बार मैंने उसे ये इंजेक्शन दिया था, तब तो पहले कभी उसकी ऐसे याददाश्त नहीं गई। और भी मैंने हमेशा ही उस इंजेक्शन की क्वांटिटी को उतना ही रखा है जिससे रोहित बस मुझसे मिला है वो ये सब भूल जाए। लेकिन अब की बार ये क्या हो गया, ये तो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इसमें कोई झोल तो नहीं, उसकी पूरी याददाश्त भला कैसे ही जा सकती है, इस बात पर तो विश्वास कर पाना अब मेरे लिए भी मुमकिन है। अब तो ये सोचकर मेरा दिमाग बिल्कुल से ही घूम रहा है कि सच में ऐसा हुआ है क्या, समझ में ही नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़के का। उसकी पूरी याददाश्त भला कैसे चली गई। भले ही किंग यहाँ पर परेशान थे, लेकिन उसके दिमाग क्या एक हिस्सा अभी भी यही कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ, जरूर ये कुछ बड़ा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहाँ पर राजीव गुलेरिया ने उन्हें बुलाया था।
जब करण गुलेरिया वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि राजीव तो पहले से ही वहां पर आ चुका था और अब वो वहीं पर आकर करण का इंतजार कर रहा था। राजीव को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया राजीव के पास आते हैं और करण गुलेरिया ने कहा, क्या काम है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? करण गुलेरिया ने यहाँ पर ना उसका हाल चाल पूछा ना ही और कुछ, उसने सीधा ही कर राजीव गुलेरिया से यहाँ पर उसे बुलाने का कारण पूछा। करण की आवाज सुनकर राजीव अब जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो सामने करण को देखकर कहा, कैसे हो तुम? और क्या तुम पेरिस सिर्फ सच में मुझसे ही मिलने के लिए आए हो क्या, या तुम पहले से ही पेरिस में मौजूद थे? अपने भाई की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया राजीव से कहता है, कम टू द पॉइंट, क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ पहले से था या नहीं? और वैसे भी चाहे मैं कैसा भी क्यों ना हूँ, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? इसलिए इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, इसलिए सीधा पॉइंट पर आओ। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने कहा, आकाश मेरा बेटा है, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई थी? राजीव के इस सवाल पर अब करण हैरान हो जाता है। वो अभी यही सोचता है कि आखिर राजीव को इसके बारे में कैसे पता चला कि आकाश उसका बेटा है। उसे देखकर तो अब ऐसा लग रहा था मानो करण गुलेरिया को 440 वोट का एक झटका लगा हो, क्योंकि इतने सालों से जो बात वो सबसे छुपाते हुए आ रहा था, भला उस बात का राजीव को कैसे पता चल गया। करण ने अब उसकी बात को सुनकर कहा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आकाश सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, ना कि तुम्हारा। इसलिए अपनी इस गलतफहमी को दूर करो। मुझे नहीं पता तुम्हें ये बकवास कहाँ से पता चली है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी यही कहूँगा कि अपनी सेंस में आओ और वो मेरा बेटा है, भूल जाओ कि वो तुम्हारा बेटा है। ये सुनते करण की ये बात सुनते ही अब राजीव ने अपना फोन निकाला और फिर राजलक्ष्मी की भेजी हुई उस रिपोर्ट को निकालकर उसे करण गुलेरिया को दिखाते हुए कहा कि मेरे पास इसका पूरी तरह से सबूत भी है। मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि इस बार भी तुम मुझसे झूठ बोलकर तुम मेरे इस सवाल को नकार सकते हो, तो इस बार मैं उसका पूरा प्रूफ लेकर आया हूँ। मेरे पास इसका पूरा प्रूफ है कि राजीव के आकाश सिर्फ मेरा बेटा है, क्योंकि उसके डीएनए मेरे डीएनए से पूरा का पूरा मैच हो रहा है। चलो अब बताओ मुझे क्यों छुपाया मुझसे आकाश के बारे में? ये क्या इस काम में अंजलि ने तुम्हारा साथ दिया था क्या? क्योंकि ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगर तुमने इसके बारे आकाश के बारे में मुझसे कुछ भी छुपाया है तो इसके पीछे तुम्हारा रीजन तो जरूर कोई ना कोई होगा। इसलिए अब मुझे ये बताओ, क्या इस काम में सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है या इसमें अंजलि मल्होत्रा भी शामिल है? क्या अंजलि जानती है कि आकाश उसका बेटा है? करण, तुम मेरे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आई वॉन्ट माई आंसर। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब करण कुछ देर के लिए सोचते हैं और कुछ देर की चुप्पी के बाद अब वो कहते हैं, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें वार्न जरूर करना चाहता हूँ। अगर तुम आकाश की सलामती चाहते हो तो इस बात को अपने तक ही रखना। अगर ये राज बाहर आ गया ना तो इस बात का अंदाजा शायद तुम्हें भी नहीं है कि क्या हो सकता है। इसे चाहे तुम मेरी सलाह समझना या मेरी धमकी। चलो तुम्हें जो कुछ पता चल भी गया है तो उस ध्यान रहे वो बस तुम्हारे तक ही सीमित होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कहता नहीं हूँ तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नहीं जानता कि पेरिस में तुम यहाँ पर क्या करते हो। अरे वो बात अलग है कि तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा मत उठाना। तुम बहुत आगे निकल गए हो राजीव। तुम वापिस हमारी दुनिया में शायद नहीं आ सकते हो अब, क्योंकि तुम जिस राह पर चल रहे हो उससे शायद अब वापिस आना बड़ा ही मुश्किल होगा, शायद नामुमकिन भी। ये सुनते ही अब राजीव एकदम से ही अब गुस्से में आ जाता है और अब वो करण से कहता है, आकाश मेरा बेटा है और अब वो मेरे साथ ही रहेगा। इस चीज को तो तुम झुठला ही नहीं सकते और ये मेरी भी ये वार्निंग ही समझना। राजीव की ये बात सुनकर अब फिर से करण कहता है, ठीक है फिर जाओ और जाकर आकाश को बता दो कि तुम उसके पापा हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ एक बात बताओ कि तुम उसे कहोगे क्या कि क्या तुमने उसकी माँ से शादी क्यों नहीं की थी? क्या तुम उसके सारे ही सवालों के जवाब दे पाओगे? और क्यों तुमने उसकी माँ को धोखा दिया था? करण के इन सवालों को सुनकर अब राजीव गुस्से से उससे कहता है कि मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया था। मैं मानता हूँ कि एक रात मुझसे एक गलती हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि अंजलि भी मुझे धोखा देती,
क्योंकि अंजलि ने भी तो मुझे धोखा दिया है। तुम अंजलि की इतनी साझेदारी कैसे भर सकते हो? तुम मुझसे उस दिन का सच बताओ ना, जब मैंने अपने रूम की बालकनी से तुम्हें और अंजलि को एक दूसरे के गले लगते हुए देखा था, क्योंकि तुम दोनों ने भी तो मुझे धोखा दिया है। अरे मैं मानता हूँ कि मेरी तो बस एक रात की गलती थी, जो मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन हाँ वो गलती हो गई थी। लेकिन तुम अपने बारे में क्या सफाई दोगे मुझे? क्या तुम उस रात का वो सच मुझे बता दोगे, जब मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से गले लगते हुए देखा था? अरे तुम दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा था? तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। तो तुम मुझे मेरे धोखे को याद मत दिलाओ। तुम लोग दोनों अपने धोखे को याद करो। और उसके कुछ घंटे के बाद वो तुम्हारे रूम से बाहर भी निकल गई थी और मुझे इग्नोर करके गुलेरिया हाउस से बाहर निकल गई थी। अब तुम बताओ क्या समझूं मैं इस चीज को? क्योंकि अंजलि मुझसे प्यार करती थी तो भला वो गुलेरिया हाउस में तुम्हें गले लगाकर और वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकती थी? क्या किया था तुमने मेरे साथ? ऐसा क्यों धोखा दिया है तुमने? तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है और इस बात को तुम झुठला नहीं सकते हो। राजीव की ये बात सुनकर तो अब करण ने राजीव गुलेरिया को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि राजीव गुलेरिया अब अपनी जुबान से कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। क्योंकि जो शब्द वो अब यूज कर रहे थे करण से वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। क्योंकि करण गुलेरिया ने कभी भी अंजलि मल्होत्रा को उस नजर से देखा ही नहीं था, जिस नजर से यहाँ पर राजीव उसे एक्सप्लेन कर रहे थे। करण से मुंह से बस अब एक ही बात निकली, जैसी संगत वैसी रंगत। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे लोगों के साथ तुम रह रहे हो तो उसका असर भी तो यही होगा ना राजीव आकाश से मेरा बेटा है, करण गुलेरिया का। तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, ये तुम भूल जाओ। और हाँ याद रखना, अगर तुमने आकाश को सच बताया ना तो उसे पूरा का पूरा सच बताना। क्योंकि अगर तुम उसे ये सच बताना चाहते हो कि तुम उसके पिता हो और वो तुम्हारा बेटा है, तो फिर इतना याद रखना कि फिर तुम्हें भी उसका पूरा सच बताना होगा। जिससे अपने भाई पर भरोसा नहीं है और ना ही अपने प्यार पर भरोसा है, तो वो सच जानना चाहता है। सच जानना चाहते हो ना तुम, तो सुनो, जिस दिन की तुम बात कर रहे हो ना, उस वक्त वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो भला उसका मेरे साथ कैसे कोई रिलेशन हो सकता था? अरे तुमसे प्यार करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसने, और वो भी उसने बिना किसी को कुछ भी बताए। अरे उससे वही गलती हो गई कि उसने तेरे जैसे इंसान से प्यार किया। अगर वो किसी भले इंसान से प्यार करती तो शायद उसे इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अरे तुम्हारे प्यार करने की वजह से वो आज तक उस चीज को भुगत रही है कि उसे आज अपने बच्चों से भी दूर रहना पड़ रहा है। अरे वो लड़की ने बुरे वक्त में भी सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया था, जबकि तुम लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका था। तुम उसे धोखा भी दे चुके थे, लेकिन तुम तो यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया बना रहे थे। तुम्हें उस समय उसके फोन से क्या ही फर्क पड़ रहा था? अरे तुमने तो फोन उठाकर ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो इस समाज को कैसे फेस कर रही होगी। तुम आकाश को डिजर्व ही नहीं करते हो। राजीव, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे पता नहीं है कि सालों पहले जो आयशा मारवा के साथ हुआ था, उसके पीछे तो तुम्हारा ही तो हाथ था ना? राजीव, ये बात अलग है कि मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम इस बात को नहीं झुठला सकते कि सालों पहले आयशा मारवा का वो हाल तुम्हारी वजह से ही हुआ था। अब करण गुलेरिया के मुंह से आयशा मारवा का नाम सुनते ही अब राजीव ने कहा, वो मैंने नहीं किया था। तुम ये क्यों नहीं जानना चाहते हो? वैसे भी वो आयशा के लिए था ही नहीं। अरे वो तो राजीव अब इतना ही कहता है और उसके बाद वो खामोश हो जाता है। अब वो अपने लफ्जों पर स्वाति मल्होत्रा का नाम लाते लाते बंद कर लेता है, क्योंकि राजीव जानता था कि अगर अब उसने करण के सामने ये कह दिया कि वो आयशा के लिए नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा के लिए था, तब फिर तो पता नहीं करण का गुस्सा कितना ही ज्यादा होता। इसलिए उसने अपनी लाइन को अधूरा छोड़ते ही राजीव अब खामोश हो जाता है। यहाँ करण गुलेरिया अब राजीव के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, याद रखना राजीव, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। भूल तो नहीं गए हो ना कि
कि आखिर किस तरह से किंग ने अकेले ही हमारे ग्रुप के लोगों का क्या हाल, तुम्हारे ग्रुप के लोगों का क्या हाल कर दिया था। अरे तुम लोग कितने थे, लेकिन एक किंग ने ही तुम्हें मिट्टी चखा दी थी। सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराए। और वैसे भी तुम्हारी किस्मत, हाँ, हर बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। तुम्हारी गलती को 2 बार माफ किया जा चुका है, लेकिन इस बार अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो खबरदार कि इस बार शायद तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि इतिहास अगर अब की बार दोबारा से दोहराया गया तो फिर तुम ये ध्यान रखना कि इस बार तुम्हारा बचना नामुमकिन होगा। एक वार्निंग देने के बाद करण गुलेरिया अब राजीव को वहीं पर ही छोड़कर अब वहां से चले जाते हैं। यहाँ राजीव अभी अपने पैर को वहीं पर ही पटकते हुए अब अपने मन में ही कहता है, करण तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं सच तक पहुँच कर ही रहूंगा कि आखिर सच क्या है। भले ही तुमने अभी मेरे सारे ही सवालों का जवाब क्यों ना दिया हो। वहीं दूसरी तरफ अभी करण अपनी गाड़ी में ही कुछ सोच रहे थे कि काश तुमने उस रास्ते को नहीं चुना होता राजीव, तो शायद आज मैं तुम्हें वो सच बता भी देता। मुझे नहीं पता कि जब आकाश को सच पता चलेगा तो उस सच को जानने के बाद आकाश का क्या ही रिएक्शन होगा उस तुम्हारे बारे में। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा की गुफा में स्वाति अपने लैब में ही काम कर रही थी कि तभी उसे बूढ़े बाबा की एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है कि मैडम रोहित सर यहाँ नहीं हैं। देखिए ना वो कहाँ चले गए हैं। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अपनी लैब से भागते हुए बाहर की तरफ आती है और वो देखती है कि रोहित यहाँ पर नहीं है। स्वाति मल्होत्रा अब हैरान हो जाती है कि आखिर इस तरह से रोहित कहाँ जा सकता है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उसकी याददाश्त का तो पता भी नहीं चला है मुझे कि वो सच में उसकी याददाश्त चली भी गई है या वो ऐसे ही कह रहा था। स्वाति अब अपनी गुफा से बाहर निकल कर आ जाती है तो वो देखती है कि अब तक वो गरुड़ भी वहां पर आ गया था जिसे स्वाति मल्होत्रा ने किंग के पास भेजा था। स्वाति अब उस गुरुड़ से कहती है, जाओ जाकर पता लगाओ कि रोहित कहाँ पर है, क्योंकि रोहित यहाँ से कहीं चला गया है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा भी बहुत ही परेशान थी कि अब तक अनिका को अब वो क्या ही जवाब देगी, क्योंकि पहले तक तो ये भी था कि हाँ उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब जब रोहित यहाँ से एकदम से ही कहीं चला गया तो अब वो उसको कैसे ढूंढेगी और वो अनिका को क्या जवाब देगी कि मैं उसके पति रोहित को सही सलामत नहीं रख पाई। और साथ ही उसे रोहित की भी अब टेंशन हो रही थी कि अगर सच में उसकी याददाश्त चली गई है तब वो पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। स्वाति अब बूढ़े बाबा से कहती है, आप यहीं रुकिए, मैं रोहित को ढूंढने के लिए जाती हूँ। वहाँ गरुड़ भी अभी पूरे ही आसमान में उड़ रहा था और वो रोहित को ढूंढ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अपने रूम में आराम कर रहे चिराग अब अब्दुल से कहता है, यार अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये सुनते ही अब अब्दुल कहता है, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मेरी बॉडी अब रिकवर कर रही है। वो दोनों अभी एक दूसरे से ऐसे ही हालचाल पूछते हैं और वो ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी अब दोनों के फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन की टून सुनाई देती है। जैसे ही दोनों ने अपना फोन उठाकर देखा तो जिस नंबर से उन्हें मैसेज आया था वो देखकर तो वो कभी अपने फोन की स्क्रीन को देखते तो कभी एक दूसरे को देखते हैं। अब्दुल ने अब कहा, चलो जल्दी, जरूर कोई काम होगा। अब्दुल की ये बात सुनकर अब चिराग भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। कुछ ही देर में वो दोनों अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इस फोन पे जो मैसेज उन्हें मिला था उसको मिलने के बाद वो अब यहाँ पर अपनी हेल्थ को भी मद्देनजर न रखते हुए वो बस वहाँ पर जाना चाहते हैं। और कुछ ही देर के बाद वो दोनों अब उस पैलेस से बाहर निकलकर बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में पहुंचने के बाद वो दोनों अब जल्दी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो उस गाड़ी को एक लोकेशन की तरफ ले लेते हैं, जो लोकेशन उन्हें अभी अभी अपने फोन पर मिली थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया भी अब तक अपने पैलेस में आ जाते हैं और वो अंडरग्राउंड के रास्ते ही वो अब अपने रूम में आ जाते हैं ताकि किसी पर भी उनकी नजर ना पड़े कि आखिर वो कहाँ गए थे। करण गुलेरिया अब किसी की भी नजर में आने से पहले अब जल्दी से चेंज करने के बाद अब वो बच्चों से मिलने के लिए
उनके रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया का मूड आज कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि राजीव से मिलने के बाद अब उनके अंदर एक अलग ही तरह की टेंशन पनप गई थी कि भला राजीव को ये सब कैसे पता चल सकता है। और अगर अब राजीव को आकाश के बारे में पता चल गया है तो जरूर वो आकाश के सच को और भी गहराई से जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बस मेरी इन बातों पर विश्वास करके वो अपने आप को वहीं पर रोक लेगा। लेकिन करण के पास अब इन सारे ही सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। करण गुलेरिया अभी अपने आप को नॉर्मल फील करने के लिए वो सोचते हैं कि उन्हें बच्चों से मिल लेना चाहिए, शायद बच्चों से मिलने के बाद ही उन्हें थोड़ा सा ठीक लगे। इसलिए अब वो बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि अपने रूम से अपने ही ख्यालों में खोई हुई अंजलि बच्चों के ही रूम की तरफ आ रही थी। वहीं अब तक चिराग और अब्दुल भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो उनके मैसेज पर उन्हें मिली थी। अपनी गाड़ी को बेसमेंट में वहां पर लगाकर वो दोनों अब एलिवेटर से सीधा ही टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद वहां पहुंचकर वो दोनों अब एक रूम के पास आ जाते हैं और फिर वो उसे नॉक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो दोनों ने ही अब एक साथ ही पूछा, आप ठीक तो है ना? ये सुनते ही अब सामने वाले शख्स ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और उसने साथ के साथ अपना सिर भी हिलाया और फिर उन्हें अंदर आने के लिए कहा। ये सुनते ही चिराग और अब्दुल अब दोनों ही अब अंदर आ गए थे। अभी चेयर पर बैठकर वो शख्स कहता है, मुझे राजीव गुलेरिया की पूरी हिस्ट्री जाननी है कि आखिर वो है क्या करता है, इंडिया से लेकर पेरिस तक एवरीथिंग, जो भी उसने पीछे जो भी काम किए हैं मुझे पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। कितना वक्त लगेगा इस काम को पूरा करने में? ये सुनते ही अब चिराग ने कहा, बॉस कम से कम 2 दिन बस। ये सुनते ही अब उस शख्स ने कहा, ठीक है फिर मेरे नाम की इंडिया जाने की टिकट अरेंज करो, और हाँ मेरे नाम पर मेरे ही जैसे किसी को भेज दो, और हाँ ये बात सब जगह फैला दो कि रोहित मारवा की याददाश्त चली गई है, वो इंडिया में है, और हाँ हो सके तो राहुल से कांटेक्ट करो और उसे मेरे नाम पर मारवा हाउस भेज दो। उसके आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ये सुनते ही अब चिराग और अब्दुल कहते हैं, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। उन दोनों की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा कि अपने आदमियों से कहो कि कॉलेज पर नजर बनाकर रखें, स्पेशली उस राकेश दीक्षित पर, और राजमहल में भी अपने आदमियों को अलर्ट कर दो, स्पेशली बड़ी रानी के भाई से, और हाँ उन पर भी नजर रखो, और हाँ अगर कॉलेज मिशन में अनिका को किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करने के लिए हमारे आदमियों को तैयार कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनिका पर किसी भी तरह की कोई भी खरोच तक आए। ये सुनते ही अब अब्दुल ने कहा, बॉस अब इस मिशन में हम सब हम सब साथ होंगे। ये सुनते ही अब वो शख्स स्माइल कर देता है और अब वो कहता है, वहाँ पैलेस में रहने वाले सभी को कह दो कि कोई भी उस पैलेस से बाहर ना निकले, और हाँ अनिका से कह देना कि वो जब भी बाहर निकले तो वो आर्या मूर्ति का मास्क लगा कर ही बाहर निकले। अब उसे अनिका की आइडेंटिटी के साथ उस पैलेस से बाहर नहीं निकलना है। अब अनिका भी मेरे और बच्चों के साथ इंडिया जाएगी। ये कहते हुए ही वो शख्स मतलब रोहित मारवा अब अपने फोन से प्रीति का नंबर डायल कर देता है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से प्रीति ने हेलो कहा तब रोहित ने उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो प्रीति। कुछ देर तक प्रीति से बात करने के बाद अब रोहित ने कहा कि उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे देना। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। ये देखकर अब चिराग कहता है, क्या बात है किंग, पिछली बार की तरह इस बार भी किसी मछली को फंसाने का प्लान बनाया जा रहा है क्या? ये बात सुनते ही अब रोहित अपनी तेज नजरों से उसकी तरफ देखता है और फिर जवाब देता है, नहीं इस बार मछली को नहीं शेर को फंसाना है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल ने कहा, शेर तो किंग आप खुद ही है ना। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित ने जवाब दिया, इस बार बब्बर शेर की बात कर रहा हूँ मैं। इस बार ये जाल उसके लिए ही बिछाया गया है, देखते हैं वो फंसते हैं या नहीं। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है। चिराग कहता है, सर मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ये सुनते ही अब रोहित ने कहा कि तुम दोनों अपनी गाड़ी में मत जाना। ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाल कर कहता है कि मैंने बेसमेंट के कोने में एक इनविजिबल कार पार्क की है, तुम इस बटन को प्रेस करोगे तो वो विजिबल हो जाएगी, लेकिन याद रहे तुम दोनों का आना जाना उसी कार में ही होना चाहिए ताकि किसी को भी कुछ भी तुम लोगों के बारे में भी पता ना चले।
इंसान तो छोड़ो, खुद परिंदे भी तुम दोनों तक ना पहुंच पाए, अब जाओ तुम दोनों यहाँ से। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो दोनों ही रोहित को ग्रीट करते हुए वहां से निकल जाते हैं। यहाँ रोहित मारवा भी अपनी आंखें बंद करते हुए अभी यही सोच रहा था कि काश मैं अनिका को बता सकता, लेकिन अब मैं ये सच जान गया हूँ कि मेरी शेरनी तो खुद बब्बर शेर की ही तरह है, इसलिए मुझे स्वाति माँ के उस गुरुड़ के सामने ही वो नाटक करना पड़ा था कि मेरी याददाश्त चली गई है। अपने ख्यालों में ही अब रोहित एक गहरी सोच में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अभी राजीव गुलेरिया भी अभी राजमहल में पहुंच गया था। सिक्योरिटी के पास जाकर अब उसने कहा कि उसे महेंद्र से मिलना है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब वहां पर गार्ड ने कहा, सर सिक्योरिटी चेकिंग से है, इसके लिए आपको गुजरना होगा, बिना किसी सिक्योरिटी चेकिंग के आप अंदर नहीं जा सकते। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनकर तो राजीव गुलेरिया का खून खोलने लगा था, लेकिन क्योंकि वो जब भी यहाँ पर आता था तो उसे ये बड़ा ही बोरिंग काम लगता था यहाँ पर अपनी उस सिक्योरिटी को चेक करके निकलना। लेकिन खुद को काम करते हुए अब राजीव गुलेरिया ने कहा, ठीक है, आप जल्दी से सारी ही फॉर्मेलिटीज को पूरी कर दीजिए। कुछ देर तक अच्छे से चेक करने के बाद अब वो सिक्योरिटी गार्ड राजीव गुलेरिया को अंदर जाने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद जब राजीव पैलेस के अंदर आता है तो अपने फोन पर अब वो रिया से बात करती हुई उसे वहां पर लतिका दिखाई देती है। लतिका रिया से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। राजीव अब लतिका को देखकर अपने मन में ही यही सोच रहा था कि कुछ भी करके उसे लतिका को अपनी तरफ करना ही होगा, क्योंकि अब एक लतिका ही है जिसके सहारे वो राजमहल पर अपनी हुकूमत कर सकता है। राजीव गुलेरिया ये सोचते हुए ही अब राजीव बड़ी रानी के भाई के रूम की तरफ चला जाता है कि तभी अब उसके कानों में अंजलि की आवाज आती है, जिसे सुनकर अब राजीव के कान एकदम से ही वहीं पर ही थम गए थे। वो अब वहीं पर ही रुक जाता है। यहाँ लतिका भी अपनी वीडियो कॉल पर ही अंजलि मामी को देखकर कहती है, हेलो बड़ी मामी, हाउ आर यू नाउ। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, आई एम फाइन, तुम कैसी हो मेरी प्रिंसेस। इस बात का जवाब देते हुए अब लतिका ने कहा कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम आपसे नाराज हैं। आप अकेले ही उस रेस्टोरेंट चली गई थी ना, और हमें और रिया से तो आपने पूछा भी नहीं। पता है बड़ी मामी, मुझे भी वहां पर जाना कितना अच्छा लगता है, इवन वो तो मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है। लतिका की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी रिया की तरफ देखती है, जो अब उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। अब अंजलि मामी समझ जाती है कि माजरा क्या है, इसलिए अब अंजलि ने लतिका से कहा कि नेक्स्ट टाइम आप सभी बच्चे अपनी बड़ी मामी के साथ वहां पर चलना, हम सब खूब इंजॉय करेंगे, आई प्रॉमिस यू। ये सुनते ही अब लतिका ने कहा कि अच्छा आइडिया है, बहुत मजा आएगा फिर तो वहां पर। अच्छा, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, अगर मम्मा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत ही डांटेंगी। ओके बाय। ये सुनते ही अब सामने से रिया और अंजलि मामी दोनों ही अब प्रिंसेस लतिका को बाय बोल देती हैं और वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। इधर लतिका भी अपनी जगह से उठकर अब बड़ी रानी के रूम की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ राजीव गुलेरिया भी अपने मन में ही यही सोच रहा था कि आखिरी अंजलि इस बच्ची को कैसे जानती है, और ये लतिका इतना कंफर्टेबल होकर अंजलि से बात कैसे कर रही थी। क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि जितना मैं अंजलि को जानता हूँ वो तो जल्दी दोस्त भी नहीं बनाती थी, तो फिर वो लतिका को कैसे जानती है और वो इतना फ्रेंडली होकर बात कैसे कर रही थी। अपने इन्हीं ख्यालों को दिमाग से हटाते हुए राजीव गुलेरिया बड़ी रानी के भाई के कमरे की तरफ आ जाता है, और वो वहां पर आता है तो देखता है कि रूम तो पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रूम को नॉक कर राजीव करता है, तभी सामने से आवाज आती है, अंदर आ जाओ जो कोई भी है। ये सुनते ही राजीव गुलेरिया रूम के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि उसका दोस्त महेंद्र अपने बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रहा था। उसको कुछ सोचता हुआ देखकर अब राजीव अब जल्दी से उसके पास वाली चेयर पर जाकर बैठकर कहता है, किस गहरी सोच में हो तुम। ये सुनते ही अब महेंद्र अपने सेंस से बाहर आता है और अब वो राजीव गुलेरिया से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि फाउंडेशन डे वाली रात, जहाँ एक तरफ कॉलेज में फाउंडेशन डे हो रहे होंगे और तुम एक तरफ वहां पर अटैक करोगे, और फिर तुम यहाँ पर आलिशा
को जान से मार दोगे। क्या तुम अपने प्लान के बारे में पूरी तरह से श्योर हो? महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव ने कहा कि हाँ, वो तो होगा ही। अब तुम मेरी बात सुनो कि तुम्हें उसे रात क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा काम बस समझा देता हूँ। ये कहते हुए ही यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया बड़ी रानी के भाई को सारा का सारा प्लान समझाने लगता है और अब वो उस प्लान की डिटेलिंग भी करके बता देता है कि उसे कैसे, कब और क्या करना है। राजीव गुलेरिया अब महेंद्र से कहता है कि ध्यान रहे कि इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार हम हार नहीं सकते। ये सुनते ही अब महेंद्र ने कहा डोंट वरी, सब अच्छे से होगा। पूरा प्लान डिस्कस करने के बाद अब राजीव गुलेरिया ने महेंद्र से पूछा कि मुझे बताओ कि उस दिन अंजलि राजमहल क्यों आई थी? मेरा मतलब है कि क्या वो रानी साहिबा को जानती है क्या? क्योंकि जब तुमने यहाँ से अंजलि को किडनैप किया था तो क्या तुम जानते हो कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है यार, इस बारे में तो तुम अंजलि से ही बात क्यों नहीं कर लेते? वो ही तुम्हें अच्छे से बता देगी, क्योंकि यार मुझे तो मेरी बहन पर विश्वास ही नहीं है। वो सच ही बोलेगी तो भी मुझे झूठ लगेगा, और तुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम खुद ही अंजलि से पूछ लो। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है कि चल कोई बात नहीं, तू अपना ख्याल रख, मैं बस आता हूँ।